नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ। आज हमारा 27वां एपिसोड है और 3 जुलाई से हमने शुरू किया था। और 27वें एपिसोड में आज हम लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है जिनके बारे में बताया जाता है कि वो लाइमलाइट से रहना दूर ही रहना पसंद करते हैं। वो कभी लाइमलाइट में नहीं रहते, वो ज्यादा मीडिया से परहेज रखते हैं और वो कार्यों को करते हैं। और बहुत सारी बातें होंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शंकर नारायण दत्ता जी। नमस्कार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि मुझे बुलाने के लिए, इस काम के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए। सर, थैंक यू। सर, किशनगंज जिला शतरंज संघ के आप मानद महासचिव हैं और हमने किशनगंज की जब जानकारियां एकत्रित करना शुरू की कि वो एसोसिएशन किस तरीके से काम करती है, तो हमने वहां देखा कि जब रक्षाबंधन का अवसर आता है, स्कूल में छुट्टियां होती हैं, बच्चों को एक जगह एकत्रित होने का मौका होता है, तो आप शतरंज की प्रतियोगिता करवा देते हैं। पता चलता है कि कभी बच्चे गांव में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, अब छुट्टी का समय चल रहा है, अब उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं है क्या करना है, वो निगेटिविटी की ओर आकर्षित होंगे, तो आप वहाँ चेसिंग स्कूल के तहत छुट्टी के भी टाइम में वहाँ शतरंज का आयोजन करवा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर कि आप इन मीडिया से, मुझे लग रहा है कि ये पहला इंटरव्यू है इस तरह का जूम पे आपका। जी जी सर, तो पहले तो हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप शतरंज से कब और किस प्रकार से जुड़े थे। हाँ, धन्यवाद सर। ऐसा है कि ये वर्ष 1972 की बात है। हमारे पापा जी पोस्ट मास्टर हुआ करते थे पोस्ट ऑफिस में, अभी नहीं रहे, गुजर गए। तो हम लोग पहले पूर्णिया में हम लोग थे। पूर्णिया में 0 से लेकर 7th क्लास की पढ़ाई हम हुई। फिर 8वीं क्लास में हम लोग किशनगंज आ गए ट्रांसफर लेकर, मतलब बाबूजी का ट्रांसफर हो गया। तो फिर वहां पर हम लोग अपना, बाबूजी पोस्टेड हुए पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी, और हम लोग फिर रहे वहां पर। तो मेरे बड़े भैया हैं, हम लोग 4 भाई हैं। तो मेरे बड़े भैया हैं श्री प्रदीप कुमार दत्ता। तो चूंकि नई जगह थी, नए लोग थे, परिचय नहीं था लोगों से, तो ठीक है। तो भैया वहां पर एक क्लब है बड़ा सा, मनोरंजन क्लब। बहुत पुरानी क्लब अभी भी है, एग्जिस्टिंग है, बड़ा सा दुर्गा पूजा होता है वहां पर। तो वो क्लब एक्टिविटी अभी भी वहां पर चलता है। तो भैया नेचुरली बड़े थे, हम बड़े थे, हमसे 10 साल बड़े हैं भैया। वो क्लब लोकल तौर पर लोकल लोगों से परिचय हुआ। तो वहां पर वो खेलने लगे, कैरम खेलते थे, चेस खेलते थे। तो एक भैया के बोले, मेरा घर का नाम बच्चू है, बच्चू अरे तुमको एक गेम सिखाते हैं, बड़ा सुंदर गेम, इंटरेस्टिंग गेम, उसको कहते हैं चेस, और सिखाइए। और ऐसे भी चेस से माना जाता है कि थोड़ा सा बुद्धिमानों का खेल है, आईक्यू लगता है। और घर में तो 7 भाई बहन में से बाकी तो आर्ट्स के थे, लेकिन मुझे साइंस दिया गया था। ये माना जा रहा था कि मैं तेज बच्चा, साइंस था उस जमाने में। 8th क्लास में ही साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों की अलग अलग सेग्रीगेशन हो जाता था। 12 तक पढ़ाई होती थी, 10 तक नहीं। तो 76 में मैट्रिक था। तो फिर भैया ने कहा कि चलो तुमको चेस सिखाते हैं, सीख लोगे, तुमको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, हम भी चाहते हैं सीखना। तो हमको चेस सिखा, देखो उसको चेस कहते हैं, ये वो। तो वो मैंने 72 की बात, उस समय मैंने ABCD में पता चला चेस का। लेकिन वो था कि इसमें चेस में भी 2 तरह का खेल चलता है। हाँ, एक सब खत्म हो गया है, मतलब पहले देसी चलता था, इंडियन रूल्स। उसमें क्या होता था, स्टार्टिंग में 3-4 चलते थे और रूल सब चेंज था। साइड में मंत्री, दाहिने साइड में मंत्री, क्वीन को रखा जाता था। फिर रुक का कौन से रुक होता था, घोड़ा का कौन सा घोड़ा होता था, इस नियम से खेल होता था। हम लोग भी उसी नियम से सीखे पहले में, और फिर आगे चलकर उसको फिर कन्वर्ट किया। ये फिर लंबी कहानी है, लेकिन शुरुआत उसी समय की है से 72-73 को हमने चेस को सीखा भैया से, मेरे बड़े भैया से, श्री प्रदीप कुमार दत्ता जी से। वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो भी रिटायर कर गए हैं। आप सर चेस को एज ए
गेम जैसे जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं वो लोग अब जब उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो उन्हें भी लगता है कि एक स्पोर्ट्स कम से कम होना चाहिए सभी लोगों के साथ जीवन में। जी। तो आपने शतरंज को तो ऐसा जी जी ऐसा है कि जिस समय मैंने सीखा तो उसी समय मैंने ठान लिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा और मुझे सक्सेस भी मिला, मतलब कि हम खेल पाए ठीक से, गेम को एंड कर पाए। कुछ नहीं पता था, कोई ग्रामर नहीं हुआ करता था, कुछ नहीं पता था, इंडियन रूल में खेलते थे, उल्टा पुल्टा रूल में खेलते थे। फिर चूंकि दिमागी कसरत है, कहा जाता है कि जिम्नेशियम ऑफ माइंड, छुआ बिल्ली का खेल है, तो उसका तो मौका मिल ही जाता था गेम के जरिए। उससे पहले हम लोग 16 गुटिया खेलते थे, चाइनीज सेकर खेलते थे, तो उसमें भी उस तरह का पजल टाइप का चीज होता था। तो मिला जुला के हमको अच्छा लगा और उसी समय मैंने सोचा कि नहीं, ये गेम अच्छा है, और खास करके इंटरनेशनल गेम है, बाकी चीज तो देसी है, ये इंटरनेशनल गेम है और इसको सबको खेलना चाहिए। समझिए कि जिला शतरंज संघ की नींव उसी दिन पड़ गई। उसी दिन पड़ गई जिला शतरंज संघ की नींव कि भैया ये गेम तो सबको खेलना है, मैं अकेला क्यों खेलूं, सबको खेलना है। सर, ये नींव इतनी मजबूत हुई है, ये नींव इतनी मजबूत बनी कि जब कोरोना का समय आया, कोरोना का टाइम आया, आप लोग लगे रहे कोरोना से पहले चेसिंग स्कूल आप लोगों ने जी शुरू कर दिया, गांव में गए, जी 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 एकदम गर्मी का मौसम हो, जी जी। बरसात हो, कुछ भी हो, आपको जाना है वहाँ प्रोग्राम करवाने हैं, करवाया गया। हम्म, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं आपके, जो खिलाड़ी हैं, अच्छे लेवल के प्लेयर्स बने हैं आपकी मदद से, उन लोगों का भी सपोर्ट है। तो कहने का अर्थ है कि जब कोरोना आया तो सारी चीजें एक तरीके से धराशायी हो गई थी, जी बहुत चीजें खत्म हो गई, लेकिन जी आप लोगों ने उस समय भी ऑनलाइन सिखा दिया बहुत जल्दी जी सारे खिलाड़ियों को, और ऑनलाइन जी भी जी जी सारी जी एज ग्रुप प्रतियोगिताएं आपने करवाई। वो कैसा स्ट्रगल था सर, आप जी कैसे, जी थोड़ा सा वो साझा करें सर। जी। ठीक, इसको हम थोड़ा बताते हैं। एक्चुअली फिर क्या हुआ कि 75 में मैं मैट्रिक किया। करने के बाद उसमें तक खास कुछ था नहीं मैट्रिक तक। फिर मैं कॉलेज गया किशनगंज में, उसमें ओनली इंटर तक पढ़ाई होती थी, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो मैं सीख के कॉलेज गया। तो कॉलेज में वो कॉमन रूम चैंपियन होता था, मतलब सारे गेम्स के लिए चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होता था, तो मैंने चेस में भाग लिया और मैं फिर वहाँ चैंपियन बन गया। तो सारे लोग प्रभावित हुए, वहाँ 4th ईयर के भी छात्र थे जिनका दबदबा था कि फर्स्ट ईयर का लड़का कैसे चैंपियन बन गया भाई, सब मेरे पीछे पड़ गए, भाई हमको चेस सिखाओ, और हमको खुद चेस नहीं आती तो हम क्या चेस सिखाएंगे। नहीं, तो फर्स्ट ईयर चैंपियन हुए, सेकंड ईयर भी चैंपियन हुए। फिर वहाँ हम समाप्त हो गए इंटर तक, फिर हमको जाना पड़ा कटिहार डीएस कॉलेज। वहाँ पर मैंने बीएससी की पढ़ाई की और मेरा बॉटनी ऑनर्स था, ये सब पढ़ाई में मैं था। फिर भी मैं वहाँ भी चेस को कंटिन्यू रखा, वहाँ भी मैंने 3rd ईयर 4th ईयर भी मैं जीता। फिर मुझे इंटर कॉलेज चेस चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ, हालांकि वो गेम मैं नहीं खेल पाया किसी वजह से, समय पर मुझे सूचना नहीं मिली, उस समय घर आ गया था, उस समय टीम चली गई। एनीवे, उसके बाद कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद मुझे जॉब भी लग गया। 81 में मैंने बीएससी पास की और 82 से मैं जॉब मिली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मुझे खास कुछ करने का मौका नहीं लगा। मेरी प्रथम पोस्टिंग मधेपुरा थी, मैं मधेपुरा चला गया और 3 साल वहां रहा। वहां भी खास कुछ कर नहीं पाया, लेकिन इक्का दुक्का में पूछता था कौन चेस खिलाड़ी है। पूरे मधेपुरा में हमको एक आदमी मिला कि जो चेस खेलते थे, वो भी बंगाली दादा थे, ठीक है ना, टीचर थे, तो उनको पकड़ पकड़ के मैं चेस खेलता था। कभी कभी चेस एक बैग में लेके घूमता था, लेकिन उनको खिलाड़ी नहीं मिला पूरे मधेपुरा में। तो खैर फिर वापस आ गया 3 साल के बाद। आने के बाद मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना चाहिए, अब मैं अपना होम प्लेस आ गया किशनगंज में, करना चाहिए। मैंने पता किया कि क्या हो सकता है। तो मैंने जितने भी क्लब हैं, देखिए शुरुआत जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, जितने भी क्लब हैं सबसे कांटेक्ट किया, जितने भी क्लब हैं यहाँ पर पुराने पुराने क्लब हैं, ब्रिटिश जमाने के भी क्लब हैं जिसको कहते हैं किशनगंज क्लब, ब्रिटिश जमाने का। इसमें लॉन टेनिस का भी कोर्ट बना हुआ है, ऐसा बहुत कम होगा कि लॉन टेनिस का कोर्ट किसी क्लब में ऑलरेडी बना हुआ हो, ठीक है ना, उस जमाने का क्लब है। तो मैंने सब जगह कॉन्टेक्ट किया, सब जगह मुझे निराशा मिली, सबने नेगेटिव बोल दिया, नहीं चेस चेस नहीं होगा, चेस किसी को नहीं आता है, कौन खेलेगा, कौन खिलवाएगा, कुछ नहीं। तो फिर मैं व्यक्तिगत तौर पर एफर्ट लिया कि चेस आखिर कोई खेलता तो होगा, किशनगंज बड़ी शहर है, करीब 15-16 लाख की आबादी है जिला में। तो मैं पता किया, तो मैं देखा कहीं कहीं पर चूड़ी पट्टी की जगह है, किसी ठेक में 2 आदमी चेस खेल रहे हैं, किसी ठेक में किसी पेड़ के नीचे 2 आदमी चेस खेल रहे हैं। हमने सबसे लाइजनिंग की, सबको दोस्त बनाया और उनके साथ कुछ कुछ खेलने लगा। फिर मैं कॉलेज जब गया तो एक दोस्त में, उसका नाम था गोपाल झा। उन्होंने मुझे कहा, अरे यार चेस तो खेलते हैं लेकिन ये नियम चलता नहीं है, ये इंडियन है, ये फ्लॉप्स है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग को ना इंटरनेशनल खेलना है।
और वो गैरी कास्परोव, पहली बार उसके मुंह से मैंने सुना, गैरी कास्परोव, अनातोली कार्पोव, ये लोग गेम खेलते हैं ना, ये डिफरेंट हम लोगों से, ये इंडियन वाला गेम रूल नहीं चलता है, उसमें इंटरनेशनल रूल ये है। उन्होंने मुझे वाकिफ करवाया इंटरनेशनल रूल से। तो सेकंड जो ठीक ठाक लर्निंग जो हुआ उसी से हुआ गोपाल झा से। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, चेस को इस सेटअप में खेलना, मतलब इस रूल में खेलना है, इंटरनेशनल रूल के तहत खेलना है। ठीक है, मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। और फिर मैं जहां जहां ठीक था चेस का, जो व्यक्तिगत तौर पर होता था, 4 आदमी 2 आदमी खेल रहे हैं, वहां मैंने उसको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया। सब ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं खेलेंगे हम लोग, इंडियन आर्मी, हम इंडियन गेम खेलेंगे, इंटरनेशनल क्यों खेलेंगे। हमने कहा बड़ा मुश्किल है भैया, ये रिकॉग्नाइज नहीं है, आप कुछ भी खेलिएगा, जिला स्तर पर अगर मैच होगा, राज्य स्तर पर होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा, तो फिर आप रिजेक्ट कर दी जाओगे, आप भगा दी जाओगे, मेरा आपको खेलना नहीं आता। तो सबको मैंने, आपको इंटरनेशनल करना है, तो बड़ी मुश्किल से सबको मैंने राजी करा कि चलो भाई इंटरनेशनल रूल है, इस पर खेला जाना चाहिए। ठीक है, फिर मेरे ध्यान में आया कि अब तो मैचेस भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जैसे क्लब वाला माइंड तो था ही कि नहीं कुछ होना चाहिए। तो सबको मैंने बोला कि भाई हम टूर्नामेंट करवाएंगे। सबने फिर रिजेक्ट कर दिया, ये टूर्नामेंट कराओगे, तुम जीत जाओगे तो क्या फायदा है तुम्हें हम लोगों को सिखाया इंटरनेशनल रूल और फिर टूर्नामेंट करोगे। मैंने कहा कि मैं खेल छोड़ा, आप लोगों के लिए मैं खेल छोड़ा, मैं 10 साल फिर नहीं खेला। 10 साल उस समय के बाद से हमने खेल को त्याग दिया। चेस हुआ भी नहीं कि मैंने खेल को छोड़ा, लेकिन आपको खेलना है और इंटरनेशनल में ही खेलना, आपको जान हम छोड़ेंगे नहीं। तो 4 आदमी को बैठा के चेस खिलवाते थे और फिर प्राइज की व्यवस्था करते थे, अपने से पॉकेट से पैसा देते थे कि चलो भाई कुछ कुछ खरीद दिए, उसको मोटिवेट करते थे। करते करते फिर यहाँ पर 91 में जिला बना, किशनगंज जिला 91 में। तो यहाँ पर डीएसए की स्थापना हुई, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो प्रथम वर्ष हमने देखा कि वो क्या रहा है, हमने देखा कि उसमें सिर्फ क्रिकेट फुटबॉल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, क्रिकेट और फुटबॉल आउटडोर गेम हो रहा है। तो फिर हमने पता किया, डीएसए के कुछ मेंबर से हमने कांटेक्ट किया, बोला कि भाई इसमें डीएसए में क्या वो होना है, सिर्फ क्रिकेट फुटबॉल होना है? नहीं नहीं, इसमें तो सब खेल का प्रोविजन है। तो हमने कहा कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओगे? हाँ दिखाएंगे। उन्होंने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया डीएसए का। उसमें मैंने देखा कि क्लियरली लिखा है, वी हैव टू प्रमोट बोथ आउटडोर एंड इंडोर गेम्स इन किशनगंज, टू प्रमोट बोथ आउटडोर एंड इंडोर गेम्स इन किशनगंज। मैंने पकड़ा है इसना उसको, हमने कहा करे इसमें लिखा है कि प्रमोट करना इंडोर गेम्स को, तो व्हाई नॉट इंडोर गेम्स। फिर मैंने जबरदस्ती मीटिंग में घुसपैठ किया, उनकी जो जीबी मीटिंग हो रही थी, हमने लाइजनिंग किया, वहां पर एंट्री किया। हमने अपनी बात को रखा कि भाई डीएसए तो जनता के लिए है, जनता के वेलफेयर के लिए, खेलकूद के लिए है। इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि बहुत आउटडोर इंडोर गेम्स को प्रमोट करना है, तो आप लोग सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल करा रहे हो, चेस क्यों? फिर मुझे नहीं निराशा हाथ लगी, चेस कितने आदमी कहा था, चेस कितने लोगों का था और कराएगा कौन? हमने कहा कि कराएगा कौन का मुद्दा छोड़ दीजिए, मैं करा दूंगा। कितने लोगों का आता है ये जरूर एक मुद्दा है, तो इसको भी मैं होमवर्क करके तैयार कर लूंगा। कम से कम जो कोरम होता है, मिनिमम एक संख्या 20, 25, 30, उतना तो मैं कर दूंगा कि लगे कि टूर्नामेंट हो रहा है। तो इस तरह से डीएसए के अंडर फिर हमने किया और फिर 5 साल तक मैं डीएसए के अंडर में चेस करवाया। और उस समय सिर्फ चेस ही नहीं, मेरा विजन बहुत क्लियर था कि खेल, क्योंकि हम स्पोर्ट्स लवर हैं बेसिकली, तो मैंने चेस के साथ क्रिकेट फुटबॉल छोड़कर जितना भी गेम, मतलब कि बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कबड्डी, यहाँ तक कि ब्रिज ऑक्शन ब्रिज, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज, वो इंटरनेशनल गेम है, वो भी मैंने मैच करवा दिया। मतलब कि 1 महीना तक मैं मैदान में पड़ा रहता था और एक के बाद एक इवेंट कराता रहता था। टोटल एथलेटिक्स में 12 इवेंट है ना, 6 ट्रैक और 6 फील्ड, 100, 200, 400, 800। तो ये मैंने पूरा वाइड काफी रेंज किया, तो काफी इसमें सबका अच्छा लगा कि चलो भाई कोई बंदा आया है जो हम सबको खिला रहा है। मेरा ये विजन था कि भाई ओनली चेस, अरे चेस मान ली 10 आदमी खेलेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। मैंने चाइनीज चेकर को इंट्रोड्यूस कर दिया महिलाओं के लिए, भाई आपको चेस तो भारी लगता है, अब चाइनीज चेकर खेलो, 16 गुटिया खेलो, लेकिन खेलो। इस तरह से मैंने उसको पॉपुलराइज करने की कोशिश की। और उस समय मैं कई क्लबों से भी कॉन्टेक्ट किया, किशनगंज क्लब, नेशनल क्लब, गैलेक्सी क्लब, एसबी क्लब, खोज के भाई आपको चेस करवाना है, नहीं होगा, नहीं करना है आपको, पैसा मैं, लेकिन आपको करना है। इसे करते करते मैंने इसको किया। फिर क्या हुआ कि 5 साल के बाद तत्कालीन जो सचिव थे डीएसए के, उनके साथ मेरा कुछ मतभेद हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि माफ कीजिए भैया मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब डीएसए में नहीं हूँ, आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ डीएसए। काफी लोग मुझे मनाने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं माना। और ऐसा हुआ कि 3 साल तक डीएसए का कोई एक्टिविटी नहीं हुआ। आज के दिन में डीएसए बंद ही, वो जो छोड़ा उसके बाद से डीएसए फिर सर्वाइव नहीं किया, ना कोई उसमें इवेंट हुआ।
1 साल तो वैसे ही बर्बाद हो गया। फिर मैंने सोचा कि अरे यार, ये तो गुस्सा गुस्सी में तो लड़कों का फ्यूचर खराब हो रहा है, कम से कम हम तो चेस प्लेयर हैं, चेस को तो कम से प्रमोट करना ही चाहिए। तो फिर मैंने 96 में तत्कालीन सचिव थे AR खान पटना में, मैंने कैसे कैसे संपर्क किया उनसे पत्राचार किया। उनका अभी भी मेरे पास लेटर है, उन्होंने लिखा कि दत्ता जी 230 रुपए का मनी ऑर्डर भेजिए, उसमें मनी ऑर्डर चलता था, 230 रुपए का मनी ऑर्डर भेजिए, आपका संबंधन हो जाएगा, फिर आप खिलाड़ी बनिए। तो हमने ऐसा किया, तब से चेस एसोसिएशन की ऑफिशियल नींव पड़ी। फिर क्या हुआ कि उस समय हम लोग अपने में से एक आदमी को प्रेसिडेंट बनाए, जो गोपाल के ही पिताजी जो प्रोफेसर थे, उनको प्रेसिडेंट बनाया। हमने कहा कि सर आप अध्यक्षता कीजिए, हमें दिशा निर्देश दीजिए कैसे हम लोग चेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत बुरा अनुभव हुआ। ऐसा हुआ कि 2 साल तो कुछ नहीं हो पाया, मतलब कोई प्लान नहीं दे पाए, कोई मतलब दिशा निर्देश नहीं दे पाए। सिर्फ साल के अंत में जब खिलाड़ी पीछे पड़ गए कि शंकर दा हमें पैसा दीजिए, हमें स्टेट खेलने जाना है, पटना जाना है खेलने के लिए, मुझे पैसा दीजिए, तो तब हम जाते थे अध्यक्ष के पास, भाई अध्यक्ष महोदय क्या करना है, पैसे तो है नहीं, पैसा तो कोई जनरेट किए नहीं, कोई हम लोग प्लान भी नहीं बनाया, हम इन लोग को देना है। बोले इसमें क्या प्रॉब्लम है, जाओ ना चंदा करके ले लो, फिर हमको बिल दे देते। अब इसके से हम चंदा मांगते, हम ही मांगते थे चंदा मांग के पैसा जमा करते थे, उसको दे देते थे। ऐसे करके 2 साल चला। तो हमको बड़ा गुस्सा आया कि क्या तरीका है स्टेशन चलाने का। तीसरे साल में बिना उनको कहे चले गए दर्दराते में डीएम साहब के पास। तत्कालीन डीएम में कहे थे श्री RSV सिंह, राधे श्याम बिहारी सिंह, बहुत डैसिंग डीएम थे। और वो ऐसा डैसिंग थे, अनुमान इस बात का लगाइए कि 24 घंटे मीटिंग करते थे, पब्लिक मीटिंग। एक बार हम लोगों को भी मीटिंग रात 11 बजे का टाइम दी, रात 11 बजे चेस मीटिंग के लिए टाइम दी। तो जबकि हमारे इसमें चेस एसोसिएशन में काफी महिलाएं भी, हम लोग भी प्रॉब्लम है नहीं सर, प्रॉब्लम तो खास नहीं है व्यक्तिगत मुझे, लेकिन सर मेरी टीम में महिला भी काफी है, रात महिला को लेकर मीटिंग आएंगे, फिर 12 बजे वापस आएंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ये नहीं। तो लेकिन आदमी थे, ढंग के थे, अच्छे थे। और उसी समय हम लोगों ने संविधान बनाया चेस एसोसिएशन का, उन्हीं के टाइम में बनाया तो मैंने ही, बस वो अप्रूवल दी, हाँ ठीक है। और उसके बाद से ही 98 में डीएम साहब एक्चुअली इसको अंडरटेक किए, 96 में तो एफिलिएशन हुआ, लेकिन 98 से डीएम साहब अंडरटेक किए। तब से लेकर आज तक लगभग 15 से 20 डीएम को हमने देखा, सबके साथ सबके छत्र छाया में काम किया हमने। तो काम में क्या है कि उनसे तो कुछ मिलना है नहीं, लेकिन लगे उनको जब हम अध्यक्ष बना के काम करते हैं, सारे लोगों को जमा करते हैं, तो सबको लगता है कि एक अच्छा गेम है जिसमें डीएम साहब अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है ना, डीएम साहब इसको पेट्रॉन है, जो भी हैं अध्यक्ष हैं, और फिर हम लोग को जुड़ना चाहिए। एक तो इतना तो इमेज का तो फायदा हुआ है। और फिर बैंक में भी मैं बहुत जल्दी आया, 82 से मैं जॉब में था, और हम सिंपली क्लर्क रहे हैं, हमने सुपरवाइजिंग कैडर में नहीं किया। उसका भी कारण चेस था, मुझे पता था कि मैं प्रमोशन ले लूंगा तो भाई चेस तो छूट जाएगा, तो मेरे लिए चैलेंज के लिए क्या करेगा, नेक्स्ट कौन है, तो मैंने प्रमोशन नहीं लिया, कभी इंटरेस्टेड नहीं रहा, मैं क्लरिकल कैडर में रहा। तो क्लरिकल कैडर का ये मैंने असर होता है, आप देखते हैं बैंक जाकर कि एट ए टाइम 200 आदमी सामने में, भीड़ भाड़ एकदम धक्का मुक्की हो रहा है, उस सेटअप में मैंने काम किया सुबह से लेकर शाम तक, तब जाके चेस के लिए समय निकालना, ये बहुत हरकुलियन टास्क था। फिर भी क्योंकि मेरे दिल में था कि नहीं कुछ करना है तो करना है, हम किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, मुझे तो करना है तो बस करना है। तो फिर हम लोग डीएम साहब के आने से इतना फायदा हुआ कि साल में एक दो टूर्नामेंट हम लोग कर लेते थे, वार्षिक एनुअल टूर्नामेंट। फिर कमल जी जो है 2003 में हमारे साथ जुड़े, कमल कर्मकार, उसकी भी कहानी मेरे मजेदार है, जुड़ने की कहानी। तो उस समय तक तो मैं बिल्कुल वन मैन आर्मी था, जो भी करना है डीएम साहब से मिलना है, जो भी करना है, झाड़ू लगाना है, दरी बिछाना है, कुर्सी लाना है, सब अपने करता था, पैसा भी नहीं था, अपने ढो रहे हैं, लेबर वाला काम कर रहे हैं। एनीवे, तो उसी तरह से एक सेटअप हम तैयार कर रहे थे एनुअल टूर्नामेंट के लिए। बूढ़े बोर्ड आए, झाड़ू लेके आए, दरी लेके आए कि चलो बिछाना है, खिलाड़ी लोग आएंगे बैठेंगे। तो उस समय कमल जी वहां पर हाजिर थे, उस समय बच्चा था, छोटा सा बालक था, समझे कि वो 5-6 में पढ़ता होगा, 5-6 का बच्चा था पढ़ने वाला। जब मैं झाड़ू लगा रहा था तो कमल हमको बोला कि सर आप बैठिए, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं, हाँ मुझे दीजिए मैं करता हूँ। अच्छा लगा कि चलो भाई बंदा तो मिला, कम से कम कमिटेड है। तो मैंने उनको अगले साल ही असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर उनको शामिल कर दिया, कमल जी। और ये बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ, ये समझिए कि ये फेज 2 स्टार्ट हो गया है ना, चेस एसोसिएशन फेज 1, चेस एसोसिएशन फेज 2। और शुरू में तो मेरे पास लिस्ट है सर, हम आपको दिखा सकते हैं, क्या है ये 27 साल में
27 साल में, इसको देखना चाहेंगे तो हम दिखाएंगे, ये रिपोर्ट हम पढ़ सुनाते हैं, इस 27 साल का ब्यौरा है। हम रफली आपको बता देते हैं 96 में मैंने क्या किया और ये 2022 में क्या किया। नंबर ऑफ एक्टिविटी 1, इनकम एक्सपेंडिचर डेफिसिट इनकम जो भी है, तो एक्टिविटी हम सुना देते हैं। 96 97 में 1, 98 में 1, 99 में 3, 2000 में 5, 2001 में 9, 2002 में 10, 2003 में 11, 2004 में 16, तो मैंने 2003 में ज्वाइन किया, तब देखिए बढ़ रहा। 2005 में 12, 6 में 13, 7 में 14, 8 में 43, 43, 9 में 30, 10 में 39, 30, 12 में 53, 13 में 42, 14 में 60, 15 में सेंचुरी 103, ठीक है। 2015 में 103 कार्यक्रम कर लिए, 2016 में 90, 2017 में 113, 2018 में 145, 2019 में 167, 167, 2020 में 157। आपको रोकना चाहेंगे सर। एक रिकॉर्ड हम लोगों ने पढ़ा किशनगंज के अखबारों में, और यह रिकॉर्ड भी है कि 286 ऑनलाइन और 14 ऑफलाइन प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला, मुझे लग रहा है कि किशनगंज पूरे विश्व का पहला ऐसा जिला होगा जो 286 प्रतियोगिताएं। जी आप कंटिन्यू, वो आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, देखिए 2020-21 300, 2020-21 में 300, उसी में 286 ऑनलाइन और बाकी ऑफलाइन, क्योंकि कोरोना का समय था। हाँ, कोरोना वाले बात बताते हैं। 200 2022 में 267, यानी कि पिछले 2 साल में कोरोना पीरियड में खास करके 567, इसमें मोस्टली 90% ऑनलाइन है, बाकी ऑफलाइन किया। अब कोरोना वाला मामला बताते हैं आपको कि उस समय मैं कादोवा में था, मेरी लास्ट पोस्टिंग कादोवा ठाकुरगंज नियर बाई है, हमारा जिला से सब डिवीजन है, वहां पर मैं पोस्टेड था। तो कोरोना का समय था, बहुत भयंकर कोरोना, सब मास्क पहन के एकदम पूरा सैनिटाइज होके बहुत दिक्कत से हम लोग काम भी करते थे। उसी में चेस भी करना है, चेस बंद हो गया, कमल जी भी परेशान हो गए कि भाई क्या करना, कैसे करना है। तो एक दिन मैं अखबार का कटिंग पढ़ा, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चेस खिलाड़ी की तारीफ करते थे। उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा कि अरे ये शतरंज खिलाड़ी तो कमाल कर रहे हैं, ये लोग ऑनलाइन टूर्नामेंट प्रतियोगिताएं और प्रशिक्षण सब करवा देते हैं, ये बहुत तारीफ के काबिल है। ऑनलाइन का तो जोर शुरू से रहा ही है, ऑनलाइन बैंकिंग में भी ऑनलाइन और बाकी चीज में ऑनलाइन, अभी जाकर तो पढ़ाई सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो खैर वो पहली बार ऑनलाइन शब्द सुने, सिर्फ ऑनलाइन वाला शब्द से परिचय नहीं था। तो मैंने देखा उसको, हाँ तो सही ऑनलाइन चेस तो हो सकता है। हमने पहले शुरू में मैंने सुना इसके बारे में, ऑनलाइन चेस होता है, कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, दोनों बैठ के चेस खेल रहे हैं, सब तो होता है। तो मैंने कमल को कांटेक्ट किया, मैंने मुझसे कहा कि भाई तो मोदी जी का स्टेटमेंट हमने पढ़ा, काफी इंप्रेसिव है कि शतरंज खिलाड़ी लोग ऑनलाइन प्रतियोगिता करवा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग करवाएं। तो कमल जी तो पहले तो चूंकि पता नहीं था, तो बोले कि तो पता करना होगा ना, क्या कैसे होगा, क्या है, किसका आधार क्या है, लिंक क्या है, पता करना होगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो बहुत कम समय में कमल जी काफी इसमें कॉम्पिटेंट है और सक्षम है, और उन्होंने ली चेस वाला लिंक खोजा और फिर सबको पकड़ा कि देखो ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में हम प्रतियोगिता भी करवा सकते हैं, हम आपको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तब से हमने ऑनलाइन को पकड़ा और इस कोरोना पूरा पीरियड में हमने एकदम 300 तक ठेका दिया। रोज 2-3 टूर्नामेंट, रोज 2-3 टूर्नामेंट हो रहा। तो इस तरह से काफी हुआ, और कमल जी के आने से बहुत फ्लोरिश किया है ये चेस। इतनी सारी प्रतियोगिताओं का ही यह परिणाम है सर कि आज जो बिहार राज्य की प्रतियोगिताएं होती है आयु वर्ग की, तो वहाँ पे अंडर 19 में भी प्रेजेंट चैंपियन मुकेश है, सौरभ जैसे खिलाड़ी दिखते हैं, रोहन जैसे खिलाड़ी दिखते हैं, कमल कर्मकार जी हैं। तो ये सारे खिलाड़ी आपको वहां से, अब आपको सेटिस्फैक्शन लग रहा होगा कि नहीं, हमारा जो सैक्रिफाइस रहा, आपने नौकरी में प्रमोशन नहीं लिया, आप बैंक में जुड़े रहे, फिर भी आप वो 200 लोगों को चाहते थे कि कितना जल्दी हैंडल करके और टाइम वहां से नहीं निकाले, जबकि ज्यादातर हमने देखा है बैंकों में भी कि आपके काम को अटका दिया जाता है, आपको 2-3 दिन के लिए आपको अटका दिया जाएगा, लेकिन आप चाहते थे कि नहीं, अगर इनको मैं अटकाऊंगा तो वो मेरा समय बर्बाद होगा, और आप कार्यों को निपटा देते थे। और ये चीज के प्रति लगन था, उसका आपको बैंक में फायदा मिला या आपने आपके बैंक का सैक्रिफाइस? बैंक में मुझे इसके चलते काफी नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे बहुत लताड़ा गया।
फैक्ट मैं बता रहा हूँ और दुख के साथ बता रहा हूँ। जी जी जी। बैंक वाले को हम पर गर्व होना चाहिए। एक अकेला आदमी जो है पूरा बैंक की छवि को अच्छा कर रहा है, क्योंकि हम तो बैंक के नाम से जाने जा रहे हैं, जो बैंक का एम्प्लॉय है। लेकिन आज तक मुझे बैंक ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हमेशा मुझे डिफेम ही किया है कि काम नहीं करते हो, जबकि ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। मैं बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड कई बार ले चुका हूँ। हालांकि मैं अवार्ड नहीं लेता, लेकिन चूंकि बैंक का अपना प्रोसेस है, वो अपना स्क्रूटनी करता रहता है। कई बार मुझे बेस्ट एम्प्लॉय घोषित किया गया है। और सबसे बड़ा फीडबैक तो पब्लिक है। हम जहां भी गए वहां का पब्लिक मैंने रोने लगते हैं जब हम जाते हैं तो। यहाँ तक बोलते हैं कि हम डीएम ऑफिस में जाकर धरना दे देंगे, आपको हम जाने नहीं देंगे, इतना प्यार था। तो खैर, तो शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन रहा होगा कि ये बंदा कर कैसे लेता है। जी, हम लोग तो परेशान रहते हैं घर में जाके। कहीं ना कहीं हमको तो ही लगता है कि तो मिर्ची वाली बात जो है, मुझे मिर्ची लगी, ये बंदा कर कैसे लेता है, किरानी है ना, इधर भी नाम कमा रहा है, उधर भी नाम कमा रहा है। तो काफी मुझे, जबकि फैक्ट ये है कि हम 8 महीने की हम लोग की छुट्टी मिलती है सरकारी जॉब में। पता ही होगा कि आपको 8 महीने की छुट्टी मिलती है, ठीक है। तो अर्न लीव है, कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है। तो 8 महीने के बाद सब लैप्स हो जाते हैं। मतलब 8 महीने के बाद पूरे सर्विस लाइफ में 8 ही महीना आप रख सकते हैं। जैसे हमने लगभग 40 साल नौकरी की, 40 महीना होना चाहिए, लेकिन आपको 8 महीना का ये मिलेगी, बाकी लैप्स। तो मेरा ज्यादातर छुट्टियां लैप्स थी। मैं चाहता यदि तो अपना छुट्टी को अवेल करके चेस में और भी हम ज्यादा समय दे सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरा कमिटमेंट भी उधर भी था। बैंक जो मुझे खाना दे रहा है, तो हम अननेसेसरी परेशान नहीं करते, क्योंकि स्टाफ की कमी हमेशा रहती है, हर जगह रहती है। और लास्टली तो सिंगल मैन ब्रांच था, एक मैनेजर साहब हुआ करते थे, एक मैं हुआ करता था, एक चाबी उनके पास, एक चाबी मेरे पास। एक आदमी नहीं आएगा तो बैंक खुलेगा नहीं। तो अननेसेसरी मैं परेशान कभी किसी को नहीं किया। लेकिन जहाँ तक बैंक से कोऑपरेट की बात है, आज तक नहीं मिला, हमेशा मुझे एक तरह से लताड़ा ही गया। और लास्ट टाइम मेरा ट्रांसफर हो गया था, तो उसमें भी मुझे रिलीव नहीं किया गया। इसका भी कारण बता रहा था कि मेरे मना करने के बावजूद तत्कालीन डीएम साहब ने मेरी कर दी थी। जहाँ से ट्रांसफर हो गया जीएम लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे, पूर्णिया लेवल पे, उनके पास पैरवी कर दी थी। ये बंदा बहुत काम का है, इसे हेडक्वार्टर में ले, ठीक है ना। इसको फिर उन्होंने बुरा लिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया फिर उन्होंने। या तुम पैरवी कराते हो? अरे यार, हमने कहाँ पैरवी कराया, हमने तो डीएम साहब को मना किया, जब होना है होगा। 5 साल में रिटर्न हो जाना था, लेकिन मुझे नहीं ट्रांसफर ऑर्डर आया, रिलीव नहीं किया, मैंने पनिशमेंट। बताइए, ये अवार्ड मिला हमको बैंक से। तो खैर ठीक है, बैंक की अपनी मजबूरी है, उसमें हम ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने पूछा था, मैंने बताया कि बैंक ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बल्कि मुझे लताड़ा ही है। वो एक हिस्सा रहा है आपकी। खैर, उससे ज्यादा कंसर्न नहीं है। मैं बैंक में भी काफी अच्छा काम किया, फीडबैक हम पब्लिक देंगे, और कभी कोई शिकायत नहीं, आज तक कोई कंप्लेन नहीं, सभी काफी खुश थे। आपको एक वाकया बताएंगे जो सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। एक दिन मैंने देखा कि कस्टमर हमारे टेबल पे खड़ा है, जल्दी बैंक खुला तो जल्दी आ गया कस्टमर, मेरे सामने में खड़ा है, ठीक है ना। तो मैंने पूछा, भाई क्या काम है, क्यों खड़े हैं? लेकिन नहीं कोई काम नहीं, अपना काम कीजिए। मैंने कहा कुछ तो काम होगा, आप आए हैं तो बैंक कुछ तो काम होगा। तो मुस्कुरा रहा आदमी। हम फिर बड़ा क्यूरियोसिटी बात, क्या मामला है। मैंने पूछा, अरे यार बताओ तो सही, क्यों खड़े? बोले सर बुरा नहीं ना मानिएगा। नहीं बुरा मानेंगे, सच्ची बात बोले ना। हम बोले हम आपको देखने आए हैं। देखने आए मतलब काम नहीं है बैंक का? नहीं देखना है मतलब आपको देखने से ना मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। उसका कमेंट था, आपका दर्शन हो जाने से मेरा मन प्रफुल्ल हो जाता है, मेरा कोई काम नहीं है, बस हम आपको एक बार देखने आए। अरे बाप रे, हम तो सलाम कर लिए भाई, ऐसा भी आदमी बताया। तो ठीक है, हमने जो भी किया, जहां भी किया, मेरा बहुत सारे, मेरी एरियाज बहुत लंबा चौड़ा है। अभी आप चेस के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत सारे एरियाज, जैसे कि गार्डन का भी बहुत सारा क्लिप मैं दिखाऊंगा। मेरा 3 टायर गार्डनिंग, नीचे में है, बीच में, ऊपर में, ठीक है। मैं मैजिक शो कर सकता हूँ, मैं बैठ के घंटों जादू दिखा सकता हूँ। अभी जो देख रहे चित्रकारी पीछे में, ये हैंडमेड है, मैंने बनाया है। मुझे भी चित्रकारी में 2 बार अवार्ड मिला हुआ, एकदम विंची और टाइप के चित्र। आपका कला के प्रति हमेशा कल्चरल रुझान रहा है, कला के प्रति आपका रुझान रहा है। एक आर्ट गैलरी चलाते हैं जी, उसमें सबको सिखाया जाता है, आर्ट, डांस, हैंड राइटिंग, ये वो सारा चीज।
तो बहुत सारा ये है। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ भी करते हैं तो मन लगा के करते हैं, कहीं पर कुछ शिकायत का मौका नहीं मिलता है, सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। और ओवरऑल जीने की कला सबको पता होना चाहिए। हम उसी विजन से देखते हैं कि मुझे आपसे सम्मानित नहीं होना है, आप हमारा सम्मान कर दीजिएगा, तिरस्कार कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पता नहीं मैंने क्या किया। दैट्स ये सेटिस्फेक्शन भीतर से आना चाहिए। मुझे विशिष्ट नागरिक सम्मान के लिए 2004 में मेरा नाम नॉमिनेशन हुआ था जिला प्रशासन की ओर से। जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर वो पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सब दिया जाता है इसके तरफ से, केंद्र सरकार की ओर से, तो जिला स्तर पर भी कभी कभी इस तरह का आयोजन करते हैं लोग जिला स्तर पर कि इनको दिया जाए। तो मेरा नाम नॉमिनेशन हुआ था, वो भी किसके साथ, एक पद्मश्री थे सैयद हसन साहब, उनके साथ, उनका नाम है फिर मेरा नाम, उनको भी पहली बार किया जा रहा है। तो मैंने फ्लैटली मना कर दिया था कि सॉरी, आपने मनोनीत किया, अच्छी बात है, कम से कम CS वाले को तो किसी ने पूछा, लेकिन सॉरी, मैं व्यक्तिगत रूप से तो जाऊंगा नहीं, मंच पे उठ के कोई सवाल पढ़ने या सर्टिफिकेट लेने या वाहवाही लूटने नहीं जाऊंगा, ये मेरा ये नहीं है, स्टैंड नहीं है, माफ कीजिएगा, हम अपना नाम विड्रॉ करते या फिर जो करना है कीजिए, मैं तो जाऊंगा। आखिर मैं गया भी नहीं, तो बाद में काफी मुझे डांटा, अरे लोग तो मरते हैं और आप जो है आपका नाम वहाँ अनाउंस हो रहा है, बार बार आप आए नहीं। कई बार गायत्री परिवार से बुलाया गया, कई बार इनसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फोरम से या अन्य फोरम से बुलाया गया। अतुल लाहिड़ी सर जो है, आप जानते हैं उनको, अतुल लाहिड़ी बंगाल के सचिव हैं, बंगाल एसोसिएशन के, और AICF में भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं, IIM इंटरनेशनल मास्टर हैं। तो वो भी आए थे हमारे पास, उन्होंने भी मुझे प्रस्ताव दिया था कि अरे यार तेरा तो बहुत लंबा चौड़ा अचीवमेंट है, तो हम लोग मुंबई में एक हर साल एक आदमी को चूज करते हैं, उसको अवार्ड करते हैं, थोड़ा आओ तो उसमें तुमको बढ़िया से हम लोग अवार्ड करेंगे। भैया माफ कीजिए, आपने बोल दिया, आपने बोल दिया, हमको अवार्ड मिल गया, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो इस तरह से कई बार, एक बार बिहार इस पर हो रहा था, 100 बिहारियों को ये किया जाना था, सम्मानित किया जाना था, अभी 5-7 साल पहले की बात है। तो उसमें भी मेरा नाम आया था, मतलब वो तो पत्रकार के थ्रू स्क्रूटनी करना था कि अपने जिला में चुनिए कि किनको अपने उत्कृष्ट काम के लिए दिया जा सकता है। तो मेरे पास आए पत्रकार बंधु लोग कि भाई आप बायोडाटा दीजिए अपना, आपका तो चयन हो जाएगा। मैंने कहा भैया आपके मन में मेरा चयन हो गया, मैं तो कोई बायोडाटा न देने वाला हूँ, मैं कहीं जाने वाला हूँ, ना अपना पढ़ने करने वाला। बहुत, तो कहने का मतलब है जी, बहुत सारी चीजें आपने छोड़ी सर, बहुत सारी सेक्रीफाइस आपने दिए शतरंज के लिए, और शतरंज आज आपको देगी। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, जूम के पास मात्र 40 मिनट होते हैं, 4 मिनट हम लोगों के पास और बचा हुआ है, और फिर से हम एक अगला एपिसोड बनाएंगे आपके साथ। अभी हमने PK सिंह जी के साथ बनाया, दर्शकों का डिमांड आ रहा है कि और भी लंबा बनाया जाए, आपका भी मेरे और एक प्रोग्राम हम लोग करेंगे इसके बाद। अभी के लिए एक अंतिम सवाल हम अपने सारे मेहमानों से करते हैं सर, आपसे भी करेंगे क्योंकि 3 मिनट 3.5 मिनट का समय बचा हुआ है, कि हमने जो ये कार्यक्रम इनिशिएट किया है खेल की वकालत, इसके बारे में आपका क्या राय है सर? बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि वकालत करने वाले लोगों की आजकल कमी हो गई। चाहे जो भी क्षेत्र हो, आर्गुमेंट हम नहीं करते हैं, हम डॉल हो गए हैं, ठीक है ना। कोई भी क्षेत्र कोई भी हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, और बिल्कुल कोई भी कंसस इंसान को, नागरिक को सवाल उठाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए कि अगर हम व्यक्तिगत तौर पर इतना एफर्ट लेते हैं तो क्यों नहीं प्रशासन और जो बड़ा फोरम है, बड़े मंच हैं, बड़े क्षमता वाले लोग हैं, वो क्यों नहीं सामने आते हैं, क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं उसको फ्लोरिश करते हैं कि भाई अल्टीमेट फायदा तो समाज को होना है ना, हम अब तो जड़ियां हैं, जस्ट जड़ियां हैं, अल्टीमेट फायदा समाज को होना है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बिल्कुल चिंतन होना चाहिए, आवाज तो उठनी ही चाहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, हम आशा करते हैं कि अगली बार आप फिर जुड़ेंगे, और बहुत मजा आया सर, पहली बार आप कहीं पे आए हैं, और चूंकि ये एक वकालत था इसलिए आपने एक्सेप्ट किया होगा, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का होता तो मुझे नहीं लगता कि आप हाँ बोलते। तो और ऊपर से जूम से जो आदमी कहीं, जो व्यक्ति कहीं लाइव नहीं जाता, वो जूम के जरिए आकर के अगर समाज को संदेश दे रहा है, और आपका जो जीवन है सर वो इतना बहुमूल्य है हमारे लिए, हम लोगों के लिए, उसको सीखने के लिए एक लंबा एपिसोड आपके साथ हम लोग करना चाहेंगे, बहुत जल्द हम लोग आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत आभार सर आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।